सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ को आज एक बड़ा रिलीफ मिला है। एवन फील्ड रेफरेंस जिसमें उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, आज उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया और उन्हें उस मुकदमे से बरी कर दिया गया। उससे पहले जो उनके शरीक मुलजमान जिन पर एयानत जुर्म का इल्ज़ाम था वो दोनों भी, यानी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इस मुकदमे से बरी हो चुके हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो कानूनी रुकावटें थी, जो मुश्किल चैलेंजेस थे कानूनी सतह पर मियां नवाज शरीफ के लिए, वो भी एक एक करके अब दूर हो रहे हैं। और अब एक दूसरा मुकदमा है अल-अज़ीज़िया का, उसमें भी बहुत पुरुमीद है मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के आगे चलकर उसमें भी उन्हें रिलीफ मिलेगा और फिर आने वाले इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट होंगे और हिस्सा भी ले सकेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ नज़रिए से देख रही है और वो ये कह रही है कि ये मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त फैसिलिटेट किया जा रहा है और उन्हें ही सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, बाकी किसी जमात को नहीं दी जा रही। और उन्हें यानी अपनी जमात के हवाले से वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किलात का इस वक्त सामना है। और जब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो पीडीएम की हुकूमत की जितनी भी खामियां थी और उस दौर के किए गए तमाम गलत फैसलों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो नून लीग को ठहराते हैं। खासतौर पर जो मुआशी फैसले लिए गए, जिस तरह से उस दौर में महंगाई बढ़ी, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नवाज पर बिलावल भुट्टो जरदारी डालते हैं। और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड उनके मुताबिक नहीं मिलती तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ के इस रिलीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमान का आपसे तारुफ करवाते हैं। खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पीडीएम के गलत फैसले थे, जो महंगाई की एक लहर थी, जो मुश्किल फैसलों का बार था, वो पूरा का पूरा नून लीग पर डाल रहे हैं और उसको महंगाई लिए करार दे रहे हैं। लेकिन आपकी अपनी जमात भी उसमें मौजूद थी, काबीना में आप भी शामिल थे। तमाम फैसले क्या मुशावरत से नहीं होते थे? महंगाई जो है इस वक्त मुल्क का बहुत बड़ा मसला है और आपको पता है कि हम लोग 16 महीने की हुकूमत में जब आए थे, उसका मेन रीज़न यही था इकोनॉमी, जिसके लिए हमने कई बार अपोजिशन में बैठे हुए भी हमने ऑफ़र की थी इमरान खान को कि जी हम बैठ जाए, ये बहुत मुश्किल हालात है, हम पाकिस्तान की सियासत करना चाहते हैं, हम किसी सियासी जमात की सियासत करना नहीं चाहते। पर वो नहीं बैठे। वो महंगाई नेचुरली अभी आ गई है और दावा तो प्राइम मिनिस्टर तो वही था और उसकी आज भी वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो नेचुरली इनकी जिम्मेदारी तो डबल हो गई। अच्छा खुर्शीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमाओं से बात करें वो कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट होंगे। लेकिन अभी जो गुफ्तगू जरदारी साहब ने की है वो तो बड़ी हैरान कुन है। वो कह रहे हैं कि अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, अभी मैंने फैसला नहीं किया, टिकट मैंने देना है, मैं डिसाइड करूंगा कि प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट कौन होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, 4P की प्रेसिडेंट तो जरदारी साहब है। इस चीज़ को मीडिया ने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है वो अच्छी बात तो नहीं है। और क्योंकि हमारा तो एक फैमिली सिस्टम है, पीपल्स पार्टी चाहे बाप बेटा भी हो, चाहे कोई वर्कर हो, तो हमारी एक फैमिली है, एक दूसरे को कहते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। और आपको शायद इल्म होगा, नेचुरली इल्म होना भी चाहिए आपको, कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा 35 ईयर एज में प्राइम मिनिस्टर बनी थी पहली मरतबा। तो हमारे बिलावल साहब की भी एज 35 ईयर है। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर का वाहिद कैंडिडेट है हमारे पास, नहीं समझता कि कोई और कैंडिडेट है। मगर अभी वक्त नहीं है, वो जब CEC का फैसला होगा तो फाइनली फैसला वही होगा। ठीक है, लेकिन शाह साहब, अब ये जो तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी को इस वक्त हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये हमें बता रहे हैं बिलावल साहब। और जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, मोहसिन नकवी की पंजाब की निगरान हुकूमत पर भी उन्हें एतमाद है, और जो लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं उन्हें शायद कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो एक बयानिए का फ़र्क सामने आ रहा है, पार्टी एक है, बयानिए दो। ये तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए कि हम लोग सियासत में पाबंदियाँ नहीं डालते कि तुम्हें ये बात करनी है, तुम्हें ये बात, जो जिसको बेहतर लगता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। उसके बाद फाइनली फैसला तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है क्या बेहतर है क्या गलत है। तो ये तो मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो शाह साहब,
शाहज़ब, पार्टी का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो किसको फिर फॉलो करे? वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जोशीले बयानिए के पीछे जाए, उस पर यकीन करे, या फिर वो जो जरदारी साहब की मुफाहमत की इस वक्त एक पॉलिसी नज़र आ रही है वो उस पर यकीन करे? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। वो किसके बयानिए को सही समझे, जरदारी साहब के या बिलावल साहब के? अब ये फैसला देखे, वोटर आम वोटर को चाहिए तो हमें कौन सी पार्टी क्या प्रोग्राम दे रही है। अब वो प्रोग्राम की बात होनी चाहिए कि प्रोग्राम कौन सा होना चाहिए किसी पार्टी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो इकोनॉमी का है, वो दिया जाए और माशरत को कैसे बेहतर किया जाए, लोगों को क्या देना चाहिए। अब प्रोग्राम देना चाहिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी देनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी देनी चाहिए, सेहत की पॉलिसी देनी चाहिए, माशरत की पॉलिसी देनी चाहिए, लेबर पॉलिसी देनी चाहिए। ये पॉलिसियाँ अब दे। अब गया एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों का ज़माना ख़त्म हो गया। अब आप मैदान में उतरे, आप लोगों से कमिटमेंट करें। मगर पीपल्स पार्टी इसलिए बड़ी वाज़ेह तौर पे बात करती है कि पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई कमिटमेंट किया है, मैनिफेस्टो दिया है, उस पर अमल किया है, अमल करवाया भी है। सही, लेकिन अभी शाह साहब पीपल्स पार्टी के मंशूर की अभी तैयारी क्या अभी शुरू नहीं हुई है? हम देख रहे हैं नून लीग बड़ी मुतारिक है, इरफान सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी बना दी गई, अपना प्रोग्राम मंशूर रोज़ाना मीडिया पर वो लेकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है अभी तक, क्यों इस सिलसिले में मुतारिक नहीं है? कौन लोग तैयार कर रहे हैं पीपी का मंशूर इस वक्त? आपके इल्म में है कुछ इस सिलसिले में? जनाब, हमारा मंशूर तो बिल्कुल वो भी आएगा, वो डिटेल में देंगे। अच्छा। वैसे वाज़ेह है 1968 से लेके आज तक हमारा मंशूर तो रोटी कपड़ा मकान का है। सही। और वही हमने अमल किया है और अमल करके दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। आगे भी हमारा मंशूर वही है, रोटी कपड़ा मकान। उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, सेहत भी आ जाती है, तालीम भी आ जाती है, मैशत भी आ जाती है, रोज़गार भी आ जाता है, घर भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती है 3 लफ्ज़ों में, रोटी कपड़ा मकान। और हमने प्रूफ किया है, पहली मरतबा वेलफेयर प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में दिया। 30 लाख घरानों को तकरीबन, जो टारगेट हमारा 80 लाख है, 1 करोड़ है, तो 30 लाख को दिया। और इंशाल्लाह इस हुकूमत पे आने के बाद अवाम ने एतबार किया माजी की तरह, तो यकीनन हम 1 करोड़ फैमिलीज़ को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देंगे और उसका जो सालाना माहाना अजर है वो भी हम तकरीबन उसको बढ़ाएंगे 50-60%। ठीक है शाह साहब, लेकिन ये इस जिस रिलीफ की आप बात करें, ये रिलीफ पाकिस्तान के इस मौशी हालात में इस वक्त देना मुमकिन होगा जब पाकिस्तान पहले ही IMF के प्रोग्राम में उनकी कड़ी शराइत को पूरा करना है, गैस महंगी करनी है, दीगर कमोडिटीज़ महंगी करनी है, टैक्स के नेट को कलेक्शन को बढ़ाना है। कैसे आप ये तमाम अपने वादे पूरे कर सकें? आपको इल्म होगा कि जब हम 2008 में आए थे तो दुनिया में रिसेशन था, दुनिया में बिल्कुल हालात बुरे थे, मगर उस वक्त आके हमने उसको कंट्रोल भी किया और वेजिस का जो प्रॉब्लम था उसको भी हमने 130% पे 35% पे वेजिस को ले गए, पेंशन को 100% पे ले गए और जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थी उनको ठीक किया और एक अच्छा सा एक बेहतरीन मुआशी प्रोग्राम हमने दिया और सेटल डाउन हो गया। उसके बाद फिर 2013 से महंगाई होना शुरू हो गई, मगर हमने कभी भी अपनी पॉलिटिक्स किसी को तंग करके क्रिटिसाइज़ करके हमने सियासत नहीं की है। हमने आपने देखा कि जब 2014 में इमरान खान आए थे और 15-20-50 हज़ार आदमी लेके और हमला किया पार्लियामेंट के ऊपर, तो उस वक्त जो पोजीशन मुस्लिम लीग नून की थी और मैं अपोजिशन लीडर था, तो आपने देखा कि हमने हुकूमत को सिर्फ नहीं बचाया, सियासत को सिर्फ नहीं बचाया, हमने पार्लियामेंट को बचाया और जमहूरियत को बचाया, आवाम की वोट की इज़्ज़त की, उसको एहतराम किया, उसको बचा के हमने हुकूमत को बचाया। तो और आगे चले हम, तो अभी मसला है वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त देनी है या किसी और चीज़ को इज़्ज़त देनी है। तो शाह साहब प्रोग्राम पर अमल करने के लिए तो पहले आपको हुकूमत में आना पड़ेगा। हुकूमत में आना इतना आसान आपको लग रहा है? ये सिंध में आपके खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, MQM नून लीग एक हो चुके हैं, कितना ही आपको टफ टाइम देंगे? चूँकि एक सिंध ही ऐसा सूबा है जहाँ आपकी पोजीशन मजबूत है, वहाँ भी आपके खिलाफ इत्तेहाद बन गया है। यार देखिए, आप यंग लोग हैं, आप शायद आपने माजी नहीं देखा है, 1988 से लेके आज तक आपने शायद नहीं देखा होगा MQM कब किससे नून का इत्तेहाद पहले नहीं हुआ है, हमेशा हुआ है। साथ बैठे हैं, फिर लड़े हैं, फिर साथ बैठे हैं। और MQM तो तकरीबन 8 हुकूमतों का में हिस्सेदार रही है, एक हुकूमत में हिस्सेदार नहीं रही जिससे उसने बैकआउट किया था। बाकी तो हर हुकूमत में वो हिस्सा लेती रही है, वो तो हमेशा हुकूमत में रही है। हम तो अपोजिशन में भी रहे हैं,
कभी वो कह दे कि फ़लाने साल की इलेक्शन साल के अंदर हम हुकूमत में नहीं थे, और जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो फिर वो अलग राहें लेते हैं, फिर अलग इत्तेहाद करते हैं, फिर किसी और से करते हैं, वरना रहते हुकूमत में है। सही, माशाल्लाह। तो शाह साहब पहले तो वो इलेक्शन के बाद हुकूमत में आते थे, अब ज़ाहिर इत्तेहाद पहले ही बन गया है। अब ये बताएं कि ये इस इत्तेहाद के ज़रिए अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा जाता है हुकूमत में आने के बाद, चूँकि MQM ये दबाव डालेगी नून लीग पर, ऐसा लग रहा है, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल वाज़ेह है। 18वीं तरमीम को बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है किसी क्लासेस को। अच्छा। पहले भी हमें तकलीफ़ पहुँची है, मैंने बात करनी चाहिए मुझे कि 18वीं तरमीम फ़ाइनल मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के फ़ाइनल किया, मगर उसके बाद एक दो दबाव पड़ गया और जुलूस निकल गया, और जुलूस के अंदर ये हो गया कि ये 19वीं तरमीम करो और ये ख़त्म करो। नेचुरली हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, मगर हम 18वीं तरमीम को ख़त्म करने, कभी भी छोटे सूबों को जो राइट मिला है वो 18वीं तरमीम के बाद मिला है, और फेडरेशन जब मजबूत हुई है तो 18वीं तरमीम के बाद हुई है। आज बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून घूम रही है बिकॉज ऑफ 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम में ने वफाक को बहुत मजबूत किया है। लेकिन खुर्शीद साहब, ये इस पर एक आपका मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, आप चाहते हैं कि इसको बेहतर किया जाए, कि MQM का मौक़िफ़ है जो ये कहते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर आप हुकूमत बनाने के काबिल हुए, नंबर्स आपके इतने हुए, तो MQM का मौक़िफ़ रखते हुए भी उन्हें हुकूमत में शामिल होने की दावत देंगे? हमारी हर वक्त ये कोशिश रहेगी सबको साथ लेके चले, क्योंकि हम ये सियासी लोग हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो हालात ऐसे हैं कि एक पार्टी का काम नहीं है कि इस मसाइल को हल कर सके। अगर कोई दावा करता है तो गलत करता है। तो सबको साथ लेके चलेंगे, मगर 18वीं तरमीम से किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। हाँ, उसको बेहतर ज़रूर किया जाएगा। जिन क्लासेस को वापस किया गया था, हम ये कमिट करते हैं कि उन क्लासेस को फिर वापस लाने की कोशिश करें। तो शाह साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन बिलावल साहब जो मशवरा दे रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदान अब घर में बैठ जाएं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो ये फिर अगर आने वाले इलेक्शन में उनके साथ बैठना पड़ा उन तमाम बुजुर्ग सियासतदानों के साथ, तो फिर बिलावल बैठेंगे? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि आप सवालात कहाँ से लेते हैं, कहाँ से उठाते हैं, कहाँ फेंकते हैं। उसने ये नहीं कहा है, उसने ये कहा है कि उसने इशारा किया है नवाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ, अच्छा, अपने वालिद साहब की तरफ किया है, मेरी तरफ इशारा किया है कि ये वज़ीर आज़म अभी नौजवानों का काम है, क्योंकि 65% पॉपुलेशन 35 ईयर एज वाली है, तो उन्हीं को यूथ समझते हैं हम। तो उसकी तरफ वज़ीर आज़म की तरफ वजह, बाकी MNA मेंबर बनने के लिए, सूबाई मेंबर बनने के लिए उसने बात नहीं की है। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं और ज़ाहिर है इस वक्त पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख भी उनकी तरफ है, उन्हें अदालती रिलीफ भी मिल गया। आप लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सियासी रिलीफ भी मिल रहा है और उसको आप मशरूत कर रहे हैं। क्या मियां साहब के बयानात और उनकी सोच अभी तक आपको वो उसी माजी में फंसी हुई लग रही है जिसका इजहार वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ भी करते रहते हैं, गो कि उनका बयानी अब तब्दील हो चुका है? तो ये इस वक्त उनके रवैये पर, मियां साहब बड़े शरीफ आदमी है, बड़े कम गो आदमी है, वो अपना विजन इस्तेमाल बड़ा कम करते हैं। वैसे जनरली मैं तो उसके साथ रहा हूँ, वो हालात को पूरी तरह नहीं देख सकते। उसको देखना चाहिए कि माजी में जो पोजीशंस थी और उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करनी पड़ी और उसका फ़ायदा ये देखा कि 15 साल से पार्लियामेंट चल रही है और अभी भी उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए हमने इलेक्शन का मुतालबा किया है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, और इंशाल्लाह इलेक्शन हो रही है। तो 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल्ड है, इंशाल्लाह होगी। और हमें प्राउडली हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश की है कि मुल्क में आम आदमी की राय को अहमियत दी जाए। इस मुल्क की तरक्की का राज पाकिस्तान के अंदर सियासी तरीक़ेकार को बदलना है, डिक्टेशन देने के बजाय बदलना है। लो शाह साहब, दायरे के इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, हिस्सा भी तमाम जमातें लेने जा रही हैं। जरदारी साहब बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं कि 172 का जो फिगर है वो कोई सियासी जमात शायद हासिल ना कर सके। अब ये हकीकत का इदराक है, एक और मखलूत सेटअप हम देखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और फिर वो आएगा तो कैसे चल सकेगा? जरदारी साहब से मुत्तफिक हूँ कि वो जो कह रहे हैं आज के हालात को सामने रखते हुए, वो कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। मगर अभी ये मैं पाकिस्तान के अवाम से कहूँगा कि वो अपना फैसला
सोच समझ के दे और उन पार्टियों को हिमायत करे जिन पार्टियों ने रिज़ल्ट दिया है। आप आज हम तो दुखी हैं मियाँ साहब से। अच्छा। क्योंकि उसने एक प्रोजेक्ट दिया, प्रोग्राम दिया मोटरवे का। उसने मोटरवे शुरू किया लाहौर टू पेशावर, लाहौर टू एबटाबाद। उसने मोटरवे पोर्ट से शुरू नहीं किया, बलूचिस्तान से शुरू नहीं किया, सिंध से शुरू नहीं किया। उसने मोटरवे अगर बनाया भी तो अपने घूमने के लिए, अपनी ड्राइव के लिए बनाया। अच्छा। इकोनॉमी के लिए नहीं बनाया, ट्रेड के लिए नहीं बनाया। आज तक सिंध में मोटरवे नहीं है। सिंध में मोटरवे है, वो भी मुल्तान के लिए बनाया गया है। 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर मोटरवे सिंध के अंदर है, बाकी नहीं है। तो ये कोई कौम की खिदमत नहीं है। भुट्टो साहब ने अगर पाकिस्तान को बनाया तो आपने देखे कि उसने ग्रास रूट से लेके अप लेवल तक उसने हर सूबे को मुकम्मल हिस्सा दिया। तो शाह साहब, ये अभी इन हालात में जो एक कौमी हुकूमत की तजवीज़ सामने आ रही है, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर आप खुद किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? अभी हमने एक मखलूत हुकूमत का तजुर्बा PDM की हुकूमत की सूरत में देखा है, तो उसको सामने रखते हुए आपकी क्या राय होगी इस पर, कौमी हुकूमत से मुताल्लिक? देखो, कौमी हुकूमत क्यों? इलेक्शन जब हो रही है तो कौमी हुकूमत क्यों? हाँ, इलेक्शन हो जाए, किसी की अक्सरियत न हो, फिर बैठा जाए कि भाई क्या करना चाहिए। इलेक्शन री इलेक्शन होनी चाहिए, बेहतर है, या हमें बैठ के सोच के एक ऐसी हुकूमत, मखलूत हुकूमत बनानी चाहिए जो पाकिस्तान की इन हालात को, इन हालात से, बुरे हालात से बाहर निकाले। तो ये बात की बातें हैं जो आज आप पूछ रहे हैं मुझसे। तो शाह साहब, ये तजवीज़ ज़ाहिर है मोहम्मद अली दुरानी साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उनकी जानिब से सामने आई है। अब उनका कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं कि कोई एक हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती, कोई एक जमात, तो इसलिए सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, ऐसी कैबिनेट हो जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो, ताकि एक ही बार पाकिस्तान के मसले का हल हो। इत्तेफाक करते हैं आप इससे? मेरे भाई मोहम्मद अली दुरानी के लिए मुझे इज़्ज़त है, हमारे दोस्त हैं, रहे हैं, काफ़ी अर्सा हुआ हम नहीं मिले हैं, मगर उनकी राय को आज पॉलिटिशियन की राय को अहमियत होनी चाहिए, देखना चाहिए। उनका आप जिक्र कर लें, बिल्कुल कर लें, मगर मखलूत हुकूमत, कौमी हुकूमत तब बनती है जब इलेक्शन में वोटर की सोच महदूद हो के रह जाती है, शेयर तब्दील हो जाती है, कोई उधर जाता है, कोई, फिर भी उस हालात को देखा जाता है कि उस हालात पे क्या पोजीशन है, क्या बन भी सकती है या नहीं बन सकती, हम उसमें बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, हम वो वज़न उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, दूसरों के वज़न को अपने ऊपर अपने कंधों पे बोझ डाल के फिर उठा के चले, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो वक्त के साथ ही आपको बताएगी क्या करना चाहिए। तो शाह साहब, इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद ये सोचेगी कि किसके साथ इत्तेहाद बनाना है, किसको साथ मिलाना है, नहीं मिलाना। इलेक्शन से पहले आप किसी भी सूबे में कोई इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, अकेले तने तनहा इलेक्शन में क्यों नहीं बनाएंगे? अगर जो हमसे मुत्तफ़िका होके हमारे साथ मिलके इलेक्शनों में जाएंगे, हम क्यों नहीं उनसे बनाएंगे? वो तो पहले ही तय होगा कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। हम इत्तेहाद ऐसे नहीं बनाएंगे कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त समझो। हाँ, हमें मुखालिफ समझती है मुस्लिम लीग नून, तो उन लोगों ने जाके हमें धमकाने के लिए जाके सिंध में सारे हमारे मुखालफिन के साथ इत्तेहाद किया और फिर मासूम बनते हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। ओ भाई, इससे बड़ा क्या करोगे? हमारे मुखालफिन के साथ, हम आपके साथ हुकूमत में इत्तेहादी बन के बैठे, हम आपको दुश्मनों मुखालफिन से बचाते रहे, इमरान खान से बचाते रहे। आज आपको थोड़ा मौका मिला है, आप सीधा भागे हैं सिंध में। जो हमारे मुखालिफ, जितने मुखालिफ हैं, माजी की तरह 18वीं तरमीम से पहले जैसे आप करते थे वैसे ही किया, जो 18वीं तरमीम से पहले वैसे ही किया, और फिर कहते हो कि पीपल्स पार्टी सख्त लैंग्वेज बोल रही है। सख्त लैंग्वेज हम कहाँ बोल रहे हैं? हम तो प्यार से आपको समझा रहे हैं कि भाई हमें आवाम पे एतमाद करना चाहिए। एक वज़ीर ने अभी स्टेटमेंट दिया, आपने भी पढ़ी होगी, कि हाँ, हम एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। पर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ क्यों है? एस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट चलती है। एस्टेब्लिशमेंट तो सबकी होती है, अदारे सबके हैं, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की रियासत के हैं। आप कैसे दावा कर रहे हैं? फिर आप में और इमरान खान में क्या फ़र्क हुआ? इमरान खान तो यही कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप पाकिस्तान के अदारों को। ऐसा न करें, खुदा के वास्ते ऐसा न करें, पाकिस्तान के अदारों को एक्सप्लॉइट न करें।
ठीक है, तो शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या करेगी? जैसे नून लीग ने आकर सिंध में पहले इत्तेहाद बनाया, वही आप करेंगे? आईपीपी को साथ मिलाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे, जो कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का एक तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन हैं? आपके और उनके इस वक्त मिलते जुलते ख्याल? कम से कम मैं तो दीवार के उस तरफ देखता हूँ, आपको भी दीवार के उस तरफ देखना चाहिए। अच्छा, वो अभी बनी है, उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हमारा अभी कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि उनसे कोई हमारा इत्तेहाद होगा। उनका इत्तेहाद हो सकता है मुस्लिम लीग नून के साथ हो जाए। शाह साहब थोड़ा सा कराची की सूरत हाल की बात करते हैं। ये कराची के बारे में आप कहते हैं कि आप कराची के हैं, कराची आपका है, लेकिन पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। ये आपकी मुखालिफ जमातों का मौक़िफ़ है इस पर? हमने आपको इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में साबित करके दिखाया है, और इंशाल्लाह इस मरतबा आपको इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो माजी में सीटें लेती थी उससे दो गुना ज़्यादा सीटें लेके दिखाएगी आपको। हमने काम किया कराची में, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया है। अब मुखालिफ तो नहीं मानेगा तो फिर उसकी मुखालफत ही ख़त्म हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया। हाँ, अभी कराची में कम से कम 5 साल और इसी स्पीड के साथ काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत है। कराची में इतना काम हुआ है जो पाकिस्तान के किसी सूबे में भी इतना बड़ा काम नहीं हुआ होगा। अगर मुखालफिन ये नहीं मानेंगे, क्योंकि मान लिया तो बात ख़त्म हो गई उनकी, सही, इसलिए उनको तो नहीं मानना। आप जाएंगे, आप देखेंगे मसाइल हैं कराची के, 75 साल मसाइल है, और कौन मेयर रहा है, कौन हुकूमत में रहे हैं, कितना अर्सा कौन रहा है, वो खाता भी आप खोल लें ना, फिर हमें आप कहें। मगर हमने उसके मुश्किलात के बावजूद भी कराची को बेहतर करने की भरपूर कोशिश की। शाह साहब ज़ाहिर के सिंध में तो आपने अपने 3 टेन्योर मुकम्मल किए, 15 साल आप यहाँ हुक्मरान रहे। अब लोग मवाजना करते हैं कि पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला, तो वहाँ जो उन्होंने लाहौर को एक मॉडल सिटी बना दिया था, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हों, वो सफाई का मैार हो, वो मैार लोगों को यहाँ कराची में एक मिसिंग फैक्टर लगता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लेवल का काम नहीं कर पाई, ये इल्ज़ाम लगता है। पाकिस्तान उधार पे हम सोने के गहने नहीं पहनते, उधार पे हम बड़े बड़े चीज़ें प्रोजेक्ट ले आए। गरीब को रोटी नहीं मिल रही, गरीब मसाइल में बंधा हुआ है, हम शोबाजियाँ करें तो वो पीपल्स पार्टी नहीं करती। हाँ, पीपल्स पार्टी ने बेसिक प्रॉब्लम जितना है उनको रिजॉल्व किया है, और बेहतर हालात आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी के ज़माने में मिलेंगे पाकिस्तान के। ठीक है, अब शाह साहब 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये तय है क्या? ये तय हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट कौन होगा? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब? बिलावल साहब होंगे और कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर इंतखाबात में आप एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आते हैं, हुकूमत साजी आपके कंट्रोल में होती है, किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे? हम तो सबको साथ लेने की बात करते हैं। मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि एक पार्टी का मसला नहीं है, ये सारी पार्टियों का मसला है। जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी वो सबको साथ लेके चलेगी, वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके नज़रिए को सामने रखेंगे। उनका नज़रिया क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनको रेस्पेक्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी रेस्पेक्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि इत्तेहादी बना के फिर साथ लेके उनको डेवलपमेंट फंड देते जाए और चलाए, नहीं, उनके साथ मिलके पाकिस्तान की रियासत के अवाम के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। अब आसिफ अली ज़रदारी के ख्यालात और उनके तासुरात क्यों इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत से मुख्तलिफ हैं, ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, मज़ीद मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आज का दिन 2 हवालों से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फ़ौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अब 29 नवंबर 2022 को पाकिस्तान को बहुत से मौशी मसाइल का सामना था, बड़े बड़े चैलेंजेस थे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स उस वक्त बहुत कम हो चुकी थी, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत डाउन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम हालात में न सिर्फ बेहतरी आई बल्कि अब पाकिस्तान के मौशी अशारिये मुसलसल बेहतरी की जानिब गामज़न है। और इस वक्त SIFC के थ्रू पाकिस्तान
पाकिस्तान में सरमायाकारी के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये 50 से 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी जब पाकिस्तान आएगी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की मईशत को कितना इस्तेहकाम मिलेगा, और ख़ास तौर पर जो भी आने वाली मुंतखब हुकूमत होगी उसके लिए भी फिर हालात में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहेगी। और दूसरी तरफ आज एक बड़ी खबर आई जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को बरियत मिली उनके केसेस में, और अब वो भी मरीम नवाज और कैप्टन राइट सफदर की तरह इस केस से बरी हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में जब उनके चैलेंजेस कुछ कम होंगे तो उसको फिर वो किस तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। और मुखालिफ जमातें उन पर इस वक्त ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और ये इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस फैसले पर अपनी राय का इजहार कर रही है। अब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़रा मुफ्ती किफ़ायत साहब से जानेंगे कि उनकी इस फैसले पर क्या राय है। मियाँ साहब के कानूनी चैलेंजेस आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं, तो आने वाले इंतखाबात में क्या एक बड़ी कामयाबी नून लीग को मिलेगी और फिर JUI उनके साथ हिस्सा होगी आने वाली हुकूमत साजी का या नहीं। तो मुफ्ती साहब, ये जो फैसला आपके सामने जब ये आया, इस पर आपका और आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन था? मियाँ साहब के कानूनी चैलेंजेस भी एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये सब फैसिलिटेशन के तहत हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, कानूनी फैसला आ गया है और अदलिया ने ये फैसला दिया है। तो एक वक्त था कि जब अजीजिया में और इस केस के अंदर उनको नाहल करार दिया था, तो वो भी अदालती फैसला था। तो उस वक्त जो मियाँ साहब के चाहने वाले लोग थे वो तो ये नहीं कह सकते थे कि हम मजम्मत करते हैं, इसलिए कि अदलिया का फैसला को तो मानना पड़ता है। आज अगर अदलिया ने उनको बरी कर दिया तो उन्होंने अपनी गलती का सजदे सहवा किया है। बेहतर होता कि उस वक्त भी मेरिट होता और आज भी मेरिट है। ये रोज़ाना के जो हमारे फैसले होते हैं ये हमें और ज़्यादा पीछे की तरफ ले जाए। आपको मालूम होगा कि बैनुल अक़वामी रैंकिंग में हमारे अदालती निज़ाम का 142वां नंबर है। तो 142 तो बहुत पीछे एक लाइन आप लगाएं जिसमें एक आदमी का नंबर 142 आता है, वो कितना दूर लगता है। तो हमारे कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इसके फिर आज के फैसले से ये मालूम हुआ कि वो फैसला ठीक नहीं था, और इसलिए आप उन्होंने आज इससे सवा कर दिया है, उसको ठीक कर दिया। अगर ऐसा है तो इसको खुशाइन कहा जा सकता है और अदालत पर मजीद एतमाद में इजाफा होगा। रह गया कि पीपल्स पार्टी वाले या PTI के लोग उसको पसंद नहीं करते फैसले को, तो जाहिर है कि हमारा मुल्क जो ऐसा है वो तो हमारा जो कल्चर ऐसा है कि तमाम लोग एक बात पर तो मुत्तफिक नहीं होते। बाज़ लोग मुत्तफिक होते हैं और बाज़ लोग मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त तमाम लोगों से ये होगी कि आप दलील और मंतक की बुनियाद पर बात को अच्छा या बुरा कह सकते हैं, खामखा मज़हबी पसंद और नापसंद की बुनियाद ना हो। तो अगर अदालती फैसला आया है तो अदालती फैसले को कबूल कर लेना चाहिए। सही। और ये उन लोगों के लिए इलेक्शन कैंपेन में इसका फ़ायदा होगा। ठीक है। तो मुफ्ती साहब, ये चूंकि आप दलील और मंत पर बात करने की बात कर रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी जो इस वक्त ये दलील दे रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आप हालात देखें, वो खुद ये बता रहे हैं कि हमें, जबकि वो जा भी रहे हैं पब्लिक में, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं है, और जो दूसरे इस वक्त एक साजगार माहौल हमें नहीं मिल रहा है जिस तरह दूसरी जमातों को मिल रहा है। तो इत्तेफाक करते हैं उनकी बात से, दलील और मंतक है उनकी बात में। खुर्रम रोकड़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं, मेरी राय है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड, देखो इसमें एक लेवल है और एक प्लेइंग है और फील्ड है। तो ये तीन लफ्ज़ों को मिलाकर जुमला बनता है। तो वो किससे मांगते हैं? तो ये मांगने के दो ज़राए हैं, सोर्सेस, एक अवाम है और खुफिया ताकतें। तो अगर अवाम है तो उनके पास जाने में तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब जा भी रहे और दिल से भी कर रहे हैं। अब दूसरी सूरत ये है कि ये वो पर्दे के पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनसे मांग रहे हैं। तो उनसे मांगा तो जाता है, लेकिन फिर वो अवामी जलसों में थोड़ी मांगा जाता है, उसको तो अपने तरीके और तकाज़े हैं। अच्छा। और वो जरदारी साहब उससे सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब अगर जरदारी साहब वो अपनी लेवल बनाने के अंदर या फील्ड बनाने के अंदर वहाँ नाकाम है तो उसका बरमला इस तरह ऐलान करना ये भी तो ठीक नहीं। नफसियाती तौर पर कमज़ोर होंगे, ये नफसियाती जंग भी होती है। जब आप ये कहते हैं ये मुश्किल आ गई और ये मुश्किल आ गई, ये मुश्किल आ गई, तो आपका कारकुन मैदान के अंदर जंग हार देता है। ठीक है। आपने तो उसको हौसले को बुलंद कर रखा है। सही। तो जब आप नफसियाती तौर पर कारकुन को पीछे कर देंगे तो ये आपको नुकसान देगा।
तो मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने इस तरह कहा था, तो बाद में कुछ और बातें भी उन्होंने की। सबको मिलाकर जरदारी साहब का बयान आया कि अभी वो ज़ेर तरबियत है। सही। और जब वो ये कह रहे थे कि ज़ेर तरबियत है, तो मैं आप लोगों के सोच के अंदर कह दिया था कि बात को आप सीरियस न लें, जब तो जरदारी साहब का बयान है। अब क्या कहा जाए हमारे बिलावल साहब को, कि मुझे आखिर में उनके लिए एक शेर याद आ गया अचानक। वो कहता हूँ, अभी तुम तिफली मकतब हो कहीं लेकर खो दोगे, अभी तुम तिफली मकतब हो कहीं लेकर खो दोगे, तुम्हारे ही लिए रखा है ले लेना जवां हो। हाँ, ये आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अब मैं खुर्रम रोकड़ी साहब की तरफ जाऊं, ज़रा ब्रिगेडियर साहब से भी गुफ्तगू करनी है। खुर्रम साहब, ये इस पर जो आज ये खबर सामने आई, मियां साहब की बरियत का फैसला हुआ, अब आने वाली पाकिस्तान की सियासत के लिए, आने वाली हुकूमत के लिए, सियासी माहौल के लिए कितना अहम था, और क्या आपकी पार्टी का इस पर रिएक्शन है? चूँकि ज़ाहिर है आपके जो पार्टी हेड हैं जहांगीर तरीन साहब, वो भी नाअहल हैं अभी तक, तो वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपकी एक तो आवाज बहुत कम आ रही है, दोबारा पूछिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि जहांगीर तरीन साहब भी नाअहल हैं, अब मियां साहब की ये बरियत हो गई है, शायद आने वाले दिनों में नाअहली भी खत्म हो जाए, तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, आने वाली हुकूमतों के लिए कितनी आप बेहतरी के आसार देख रहे हैं अभी? देखिए, हम तो बेहतरी के ही आसार देखने के ख्वाहिशमंद हैं, और हमारी तो इस मामले में ख्वाहिश है, और हर शहरी की ये ख्वाहिश है कि अदालतें जो हैं वो मेरिट पे फैसले करें, मेरिट पे, और मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। बाकी अदालतें जाने और ये बड़े लोगों के बड़े मामलात जाने, हमारा तो फोकस है कि हम किसी तरीके से अपने इलाके को अपग्रेड कर लें, जो हमारी बेसिक कोशिश है, और यही हम इलाके में फिर भी रहे हैं अपने में, और अपनी उन चीज़ों को कंसर्न को लेके आगे जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपग्रेड हो, लोगों को उनका मकाम मिले। तो बाकी चीजें तो पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं पाकिस्तान की। जी सर। तो रोकड़ी साहब, मियां साहब की लीगल टीम ने, हम देख रहे हैं कि बड़ा काम किया, और जिस तरह से उन्होंने मुस्तकिल पिटीशंस भी वो करते रहे, तैयारी भी करके वो गए, अदालत को अपना मौक़िफ़ उन्होंने समझाया भी। जहांगीर तरीन साहब के मामले में हमें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। आपकी लीगल टीम, आपकी जमात की लीगल टीम क्या थोड़ा स्लो इस चीज़ को लेकर चल रही है, या पहले उन्होंने सोचा कि देख लें पहले मियां साहब के केसेस का क्या फैसला आता है, फिर ज़रा इस मामले में हम थोड़े मुतारिफ हों? नहीं, आई डोंट नो जी, इस मामले में मैं, क्योंकि एक मेरी कोई इसमें है नहीं नो हाउ, इस मामले में मेरा इतना नहीं है कि क्या कर रही है लीगल टीम या क्या, लेकिन जहांगीर खान एक डिसिप्लिन्ड आदमी है और अपने मामलात को दुरुस्त तरीके से देखने वाले हैं। तो जिस आदमी के बाकी मामलात बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, तो वो इन मामलात को भी वो ये तो नहीं होगा कि ओवरलुक होगा। तो लेट्स सी आगे कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, चलें खुर्रम साहब, मैं वापस भी आपके पास आता हूँ, जरा साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये मियां साहब की जो इस वक्त फैसला आया अदालत का, अगर इस पर आप कमेंट करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। आपसे मेरा सवाल ये है कि अब ये 1 साल पहले जो पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस थे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कमान संभाली, और जिस तरह से SIFC को उन्होंने उस एक प्लेटफॉर्म को मजबूत किया और इतना मौसर किया कि पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी आ रही है, तो मुआशी अशारिये को उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से ऐसे पॉजिटिव इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर मार्केट पॉजिटिव हो रही है। तो ये इस 1 साल में कितना तब्दील हुआ है पाकिस्तान, और इस तब्दीली के मुस्बत असरात अब आने वाले दिनों में मजीद कितने आगे ले जाएंगे? जी बिल्कुल, ऐसी आज 29 नवंबर है और आज पूरा 1 साल हो गया जनरल आसिम को फौज की कमान संभाले हुए। पिछले 1 साल के दौरान उनको मल्टीपल काइंड ऑफ चैलेंजेस जो है उससे उनका सामना था। वैसे चीफ आर्मी स्टाफ जो सिर्फ मिलिट्री की कमांड और एक्सरसाइज ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बुरी तरह से चैलेंज थी, क्योंकि आपके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपकी दोबारा से जो टेररिस्ट के अटैक है वो शुरू हो चुके थे। इंडिया हॉट परसूट की बात कर रहा था, माशी शारिये जो है वो बिल्कुल नीचे जा चुके थे, महंगाई आसमान पे थी, और सबसे बढ़ के ये कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर एपिक्स कमेटी का जो इजलास हुआ नेशनल एक्शन प्लान के तहत, उसमें चीफ आर्मी स्टाफ ने अपना जो उसके मेंबर हैं उसका अपना वजन इस्तेमाल करते हुए अपने ओहदे का उन्होंने कहा जी सबसे पहले हमने इकोनॉमी को ठीक करना है, और इकोनॉमी उस पर ठीक हो सकती है अगर आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो। इंटरनली स्ट्रॉन्ग का मतलब अंदर आपकी अंदरूनी सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए। तो उस सिलसिले आपने देखा कि आपके जितने इस तरह के नासिर जो दोबारा सर उठा रहे थे उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिन्होंने कुछ शुरू में जरूर अपना एक जोर दिखाया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वो उस तरह से सर नहीं उठा पा रहे। वो जैसे वो चिराग बुझता है तो आखिरी लोगों पे फड़कता है, उस तरह जरूर है, अटैक हो रहे हैं, लेकिन अभी
माशाल्लाह से हमने दोबारा से उसको कंट्रोल कर ली है। इंडिया जो आंखें दिखा रहा था उसको भी अपनी जगह उसको फिक्स कर दी है और हमने उसको अंदरूनी और बैरूनी जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे उसको हमने हतमी तौर पे तकरीबन हमने जो है वो उसको हैंडल कर लिया है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खातिर इकोनॉमी की बेहतर जो होगी वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसा EFC का प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया, UC पैटर्न पे था, जैसे कि फैटफ जो है GHQ में अपने एक सेल बनाया था ताकि हम ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आ सकें। तो एक आर्मी का जो एक रोल होता है, एक वजन जो होता है इन एड ऑफ सिविल पावर, उसको इस्तेमाल करते हुए SFC बनाई गई ताकि उसका सिंगल विंडो ऑपरेशन जो है वो किए जा सके और लोकल और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं पैसे ला सके। अभी आप देखिए अबू धाबी में चीफ आर्मी स्टाफ मौजूद हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो 25 से 30 बिलियन डॉलर्स, ये वो एतमाद का मजहर है कि वो जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट इकदाम जो पिछले एक साल में उठाए गए हैं और ज़ाहिर है इससे पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत मजबूत हो रही है बल्कि एक सरमायाकार का एतमाद भी बढ़ रहा है। बैरूनी सरमायाकार भी आकर पाकिस्तान में अगर हालात साजगार होंगे तो सरमायाकारी कर सकता है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत किया जाएगा तो उसमें आने वाली हुकूमत का भी फ़ायदा है, उसमें मुल्क के अवाम भी एक सुकून का सांस ले सकते हैं कि महंगाई में कमी लाई जाए, ये डॉलर का एक्सचेंज रेट इसी तरह से रोक के रखा जाए, जिस तरह स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो अब आने वाली मुंतखब हुकूमत के दौर में ये तमाम पॉलिसीज कंटिन्यू करें, कितनी अहमियत है इस बात की इन हालात में मुफ्ती साहब? इन हालात में इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। हम इन चीज़ों को अलग अलग नहीं देख सकते। सियासत, रियासत और मईशत ये जुड़ी हुई हकीकतें हैं। जाहिर है आपके रियासत तभी मजबूत होगी कि उसके अंदर अमन होगा और अमन जुड़ा हुआ है मईशत से और मईशत जुड़ी हुई है सियासत से। बिल्कुल, जब ये तमाम चीज़ें बाहमी इंटरलिंक हैं। शेख रुवेल असगर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शेख साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज जो फैसला सामने आया है मियाँ साहब की बरियत का, अब इसके बाद ज़ाहिर खुशी की लहर आपकी अपनी पार्टी में इस वक्त होगी, एक जश्न का समय है और आने वाली जो चंद एक मुश्किलात रह गई हैं शायद आने वाले दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएँ। ओवरऑल किस तरह से आप इस वक्त पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं? मियाँ साहब का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पार्टी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है आने वाले इलेक्शन के लिए? लाजमी बात है। वैसे तो अगर हक़ाइक़ नजर रखें ना, अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बच्चा ये बात जान गया कि जो कुछ हुआ था वो एक सोची समझी एक प्लानिंग थी और वो प्लानिंग के तहत मियाँ साहब के केसेस बनाए गए। और कोई भी केस आप ज़हन में रखें, चाहे सेशन कोर्ट हो या कोई छोटी कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यार सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन असल मामला ये होता है कि जो भी केस बनाया जाता है वो किसी बुनियाद पे बनाया जाता है, वो मफरूजों में नहीं बनाया जाता, वो बाकायदा उसके सबूत चाहिए होते हैं, फिर ही प्रोसिक्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती है ना। और ये जो कुछ अब तो मेरे ख्याल में हर चीज वाज़ेह हो गई ना कि ये केस बनाए गए थे और फॉल्स केसेस थे जिसमें कोई एविडेंस नहीं था, चलते रहे। साकिब नसार साहब थे, आसफ खोसा साहब थे, उसके बाद अभी थोड़े देर पहले बतियाल साहब थे, तो उनके भी एटीट्यूड तो आपके सामने आ ही गए। ऑब्वियसली जब कानून अपना रास्ता बनाएगा तो फिर वो तो ये कहेगा ना कि आप कोई सबूत पेश कर दीजिए। अगर आपने केस बनाया, जब आप सबूत पेश नहीं करेंगे तो बरियत होगी और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे ये सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और शेख साहब, चूंकि अभी ज़ाहिर है इलेक्शन का जब पूरा एक शेड्यूल आ जाएगा उसमें कागजात नामजदगी जमा कराने की भी एक मुद्दत होगी। अब अभी मियाँ साहब की नाअहली अगर उस वक्त तक ख़त्म नहीं हुई, पहले तो बताएगा लीगल टीम की अभी आपकी तैयारियाँ क्या है, कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कितने दिन में उस नाअहली को खत्म करवाना? असल देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, मुझे उसका कुछ इल्म नहीं है, एक बात। अच्छा। दूसरी बात, अगर फर्ज कीजिए मियाँ साहब के वो केस अगर थोड़े अरसा और लेता है, अगर फर्ज कीजिए इधर शेड्यूल आ जाता है और आपकी नॉमिनेशन पेपर आपने जमा कराने हैं और उस वक्त तक अदलिया में फैसला नहीं आता, तो ये वो कदम तो नहीं है कि फैसला अगर इलेक्शन के 1 माह बाद आता है या 2 माह में आता है तो मियाँ साहब कहीं से भी बाई इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर लेंगे अपने पार्लियामेंट में आने के लिए। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये बड़ा माइनर सा इशू है। और जहाँ तक जिसमें नायल किया हुआ है उस केस को अगर हम गौर से देखेंगे तो उस केस में है क्या, उस केस में भी इसी तरह ही है कि आपने मतलब एक्सपेंस शो नहीं किए। एक्सपेंस तो उस वक्त शो करते हैं जब आपकी इनकम होती है। अब कौन समझाए इनको, बस देखो कुफों की तरह इन्होंने बस वो एक प्रेशर डालना था, डाल दिया उस वक्त, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ रेत की दीवार साबित होगा। और ये मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता
थोड़े ऐसे के बाद आपके कोई शेख साहब, जो दो अभी बड़ी सियासी जमातें आपकी मुखालिफ हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ही अभी इस बयानिए पर कर रही हैं कि देखें पहले मियां साहब को सियासी रिलीफ मिला, वो वापस आ गए, अब अदालती रिलीफ मिल रहा है, वहाँ से भी फैसले उनके हक में आ रहे हैं, तो वो एक माहौल बन रहा है और उस माहौल के मुताबिक फैसिलिटेट किया जा रहा है PMLN को। देखें, मैं आपको दो चीजें आप ध्यान में रखें। पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब जब बरी हो रहे थे तो उस वक्त ठीक था, वो तो मेरे ख्याल में अदलिया बहुत अच्छे फैसले कर रही होगी ना, उसमें तो कुछ लहर दौड़ रही होगी। और अब अगर उन सियासी महालफीन पे अगर इंसाफ हो रहा है तो उनको दुख रहा है। दुख ये नहीं रहा, दुख ये रहा है कि मियां साहब सिंध में जाएंगे और जो इनका वो एक है तिरसम और या कह लीजिए जो वहां पर गिरफ्त है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। मियां साहब अब रोक तो नहीं सकते ना कि वो सिंध में ना जाए या बलूचिस्तान में ना जाए या वो फ्रंटियर में ना जाए, तो डेफिनेटली जाएंगे। अगर आप सारे मुल्क में फिर सकते हो तो आप तो उनको रोक ही सकते। आप दूसरी तरफ आ जाइए PTI की तरफ। PTI तो सियासी जमात थोड़ी है यार, वो तो एक लोगों का गठा था, बस वक्त के साथ सब। अभी 2 रोज बाद उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है, आप कह रहे हैं सियासी जमात नहीं है। मैं सोच की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिंबल की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात नहीं, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। जब सोच आपकी ये हो कि आप डिक्टेटरशिप पे यकीन रखते हो, आप लोगों की बेइज्जतियां करते हो, आप लोगों के मजाक उड़ाते हो, ये सियासत में नहीं होता है, ये तो गली मोहल्लों में होता है। जैसे एक खलंडरे से लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, खलंडरे नौजवान, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं, तो उससे तो आप गिला नहीं कर सकते उनसे। तो भाई ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना। जब उनको ये कहा जा रहा था अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट का जज जब किसी मुल्ज़िम को ये कहे कि वेलकम और गुड लक, इस किस्म के डायलॉग जब बोले जाए तो वो इंसाफ होता है। तब वो ठीक था, सब सही था, लेकिन अब किस्मत ये रखी ना, वो तो चले गए, घर जाना ही था उन्होंने, रिटायर हो गए। रिटायर्ड होने के बाद बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो गया। अब तो तकलीफ पहुंचेगी ना, जब आप लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे तो फिर आपको भी तकलीफ पहुंचेगी। मैं तो शुरू से ये कह रहा था कि ये ना करें, इसको सियासत में ना लाएं, जातियात को, जाति अनाज को, जाति मुखालफत को, अपने बुग़्ज़ को, अपने तकब्बर को इसमें मत लाएं। तकलीफ होगी फिर जब आप गुजरेंगे इस पीरियड से, फिर आपको तकलीफ होगी। ठीक है सर, चलें, पॉइंट आपका आ गया। ब्रिगेड साहब, जाहिर है 1 साल चूँकि चीफ साहब का पूरा हुआ, उस पर भी हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, आपका कनेक्शन वीक हो गया था, लॉस्ट हो गया, आपकी आवाज़ आना बंद हो गई थी। तो अब ये बताइएगा कि इस 1 साल गुजरने के बाद हम देख रहे हैं कि न सिर्फ मईशत में बेहतरी आई है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इस वक्त हम देख रहे हैं, इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जब हम ये दूसरे साल के आखिर में अगर हम बात कर रहे होंगे तो वो दूसरा साल इस पहले साल से कितना बेहतर होगा, कितना मुख्तलिफ होगा? आने वाले दिनों में अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए सर, मैं पहले जो बात मैं कर रहा था उसके अगर मैं जल्दी से उसको भी खत्म कर दूं कि आपने एपेक्स कमेटी का इजलास बना के SFC जब प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया तो आपने देखा कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि जहां से कि आपकी मईशत कमजोर पड़ रही है। तो आपने देखा कि आपकी जितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, आपकी मंशियात का है, आपकी स्मगलिंग है, आपकी ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत आपकी जो वापस चीजें आ जाती हैं अफगानिस्तान से, तो ये और दहशतगर्दी जो लोकल स्लीपर सेल्स हैं, इनको एड्रेस किया जाए। जब लोकल सिक्योरिटी बेहतर होगी और इन चीजों पर हाथ डाला जाएगा तो आपकी मईशत जो बेहतर होगी। तो इन हेड ऑफ सिविल पावर फौज ने ऑपरेशन अपने किए और अभी SIFC की प्लेटफॉर्म से FC वगैरह सारे मिलकर काम कर रहे हैं। और अभी आप देखें कि जो माशी जो अशारिये हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें आपकी स्टॉक एक्सचेंज कितनी तेज ऊपर जा रही है, पेट्रोल की कीमत कुछ कंट्रोल हुई है, आपकी जो डेली कमोडिटीज किचन की हैं वो कुछ कम हुई हैं। तो आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ हम जरूर जा रहे हैं। अब आपका सवाल कि क्या अब जो नेक्स्ट ईयर हमारा इनका चीफ का जब खत्म होगा दोबारा 29 नवंबर 2024 आएगी तो तब क्या होगा? तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो मायूसी के जो बादल हैं वो अब छट जाएंगे, ऑलरेडी छट रहे हैं और इंशाल्लाह के उजाला होगा। आपके यूथ को जॉब्स मिलना शुरू हो चुकी होंगी, आपकी इंटरनेशनल आपकी रिप्यूट बढ़ चुकी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू हो चुकी होगी, आपकी टेररिज्म जो यहाँ पे अगर जो दोबारा सर उठा रही थी उसको इंशाल्लाह हम कला कमा करेंगे। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट अंदर लेकर आएंगे और जो फौज है उसकी ट्रेनिंग, उसका मोरल मजीद आसमान पे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और सबसे बढ़ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जिसको लोग इलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह वही असेंबली में, वही सेनेट के अंदर होंगे, लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी, चाहे जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की हो।
लोगों की रिप्रेजेंटेशन की इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे, और जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आपकी असेंबलीज में बैठे होंगे, आपकी जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं और जो शेख साहब भी कह रहे हैं, आपकी जो है माशी जो हालत है इंशाल्लाह वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होगी। तो जस्ट इस आस्ता आस्ता करके अब पटरी पे जो इंशाल्लाह ट्रेन हमारी तरक्की की चल पड़ी, इंशाल्लाह ये गैलप भी करेगी इंशाल्लाह ताला। सही। तो मुफ्ती किफ़ायत साहब, ये 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं, इसके हवाले से तो आपको कोई खदशात नहीं है? इसके नताइज के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो एक बेहतर माहौल में होने जा रहे हैं। इस वक्त एक साजगार माहौल है इलेक्शन के लिए, और अगर ये इंतखाबात में जो भी जमात जिसको भी अवाम मुंतखब करते हैं, तो उसके बाद फिर वो धांधली का शोर, पुरानी रवायत तो नहीं दोहराई जाएगी? नहीं, इसका एक तो वाक़याती पहलू है ना, उसका ताल्लुक तो पोलिंग डे के साथ है। यानी आप ये समझे कि 70% तज्जिया वो पोलिंग डे पर मुनहसर होता है। उससे पहले जो हालात है तो मुझे तो कोई बदगुमानी नहीं है, इलेक्शन वक्त पे भी होंगे और इलेक्शन साफ और शफाफ भी होंगे। और मेरे पास दलील ये है कि 2018 के इलेक्शन ठीक नहीं थे, तो स्टेबल तो नहीं हुए, तो कमज़ोर हो गए। तो जिन लोगों ने, आप समझते हैं जिन लोगों ने उसको प्लान किया और इस तरफ ये गलत किस्म के नताइज सामने आए थे, तो उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हुआ होगा कि हमने गलती की है। तो गलती को दोहराना कोई अक्लमंदी तो नहीं है, इसलिए इस इलेक्शन को साफ भी होना चाहिए और शफाफ भी होना चाहिए। अवामी नुमाइंदों को आना जिनका अवाम मुंतखब करें, और मुझे कोई ऐसी बदगुमानी नहीं है। फिलहाल तो मसला ठीक चल रहा है, और आगे भी दुआ कि अल्लाह ताला करे कि जमहूरियत मजबूत हो और मसाइल ठीक तरीके से हल। तो मुफ्ती, अब जिस तरह जरदारी साहब का एक एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर, और वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाएगा और कामयाब भी होगा, उसी तरह आपकी जमात का भी मुकम्मल एतमाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर? देखो, ये तो आईनी इदारे है ना। मैं ये अर्ज करता हूँ कि अभी हमें 2018 के इलेक्शन में बहुत बड़ी ठोकर लगी है कि इलेक्शन के नताज अवाम की मर्जी के मुताबिक नहीं। यही दलील है ना, इससे सीखना चाहिए और आइंदा आवाम की राय को तब्दील नहीं करना चाहिए। आवाम की राय तब्दील हुई तो मशरकी पाकिस्तान के सुकूत का सानहा हुआ। तो अब हमारा पाकिस्तान जो बाकी बच्चा अल्लाह ताला इसको कायम रखे, इसके अंदर तो हम किसी ऐसी चीज का सामना नहीं कर सकते ना। लिहाजा आवाम पर हमें एतमाद होगा। कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इलेक्शन बाय द पीपल है, तो बाय द पीपल का माना ये कि जिसको आवाम वोट है वही आने चाहिए। हमें पिछली गलती से ये एहसास होना चाहिए, इससे मुस्तकबिल की तामीर होगी। ठीक है, तो ब्रिगेड साहब आखिर में आप भी बता दीजिएगा कि इस वक्त एक साफ शफाफ इलेक्शन की कितनी ज़रूरत है, चूँकि अब माशी तौर पर पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा है, तमाम माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, एक आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आएगी, तो ज़ाहिर है ये हालात में मज़ीद तेज़ी के साथ बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आप जैसे मुफ्ती साहब भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई चीज नजर आती है, जैसे 2018 के ऊपर कुछ फिंगर्स उठाई जाती हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अपनी वो इदारे की रिप्यूट के लिए कोई भी किसी किस्म की गलती करेंगे। चाहे RTS का बैठना वो टेक्निकल फॉल्ट था, उसको मैं भी समझता हूँ, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मानती तो एक फिंगर पॉइंटिंग जरूर है उस इदारे की जानिब। लेकिन इस दफा मेरे ख्याल में तमाम ऐसे जो जराए हैं और जैसे तमाम टेक्निकी उनके पास सहूलियात है, उनको मुकम्मल तौर पर बुराकार लाना चाहिए और लाएंगे भी। और जहां पर भी जो है इलेक्शन कमीशन इस तरह की किसी किस्म की जो है वो अगर कोई धांधली का कोई रिपोर्ट होती है तो मेरे ख्याल में उस पर वो सख्त एक्शन लेंगे, और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे लोग उसको मानेंगे नहीं। और जब ये आप पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अवामी राय के हिसाब से आप उनके लीडर्स असेंबलीज में पहुंचेंगे, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग असेंबली होगी जो इंडिपेंडेंट फैसले कर सकेगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए न सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एक रिप्यूट होगी, उसकी आवाज में स्ट्रेंथ होगी। और जब ये चीज ऐसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी तो ओनली देन आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगी। इसका मतलब है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और माशी स्टेबिलिटी दोनों एक साथ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, खुरम शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।